चलिए, वेलकम स्टूडेंट्स। आर यू एबल टू सी मी? आर यू एबल टू हियर मी? तो चलिए, आज का डिस्कशन चालू करने से पहले फिर एक बात बता दें कि जो आपको मैसेज हम ऑलरेडी कर चुके हैं कि जो आप पिछले एक साल से पढ़ रहे हैं उसको हम बार बार ये एडवाइस किया करते थे कि उसको रिवाइज कर लिए ताकि आपके ध्यान में रहे। अब आई डोंट नो टू व्हाट एक्सटेंट यू हैव रिवाइज्ड, या किस हद तक आपको वो सारा चीज जो हम लोग कवर किए थे फैक्ट्स या कॉन्सेप्ट याद है। लेकिन चूंकि अब हम लोग लास्ट लीग में हैं, कह लीजिए कि लास्ट ओवर है और यही डिसीजन देगा कि हम लोग पास करें कि फेल करें, तो अब जो है हमारा अप्रोच जो है डिफरेंट हो गया है। अब हमारा अप्रोच जो है सिलेक्टिव हो गया है। कहने का मतलब कि संभावित प्रश्न को देखते हुए, जिसमें बहुत सारा कॉन्सेप्ट आधारित है, उसी को हम लोग टच कर रहे हैं। अभी तक हम लोग हो सकता है कि 20 से 25 क्वेश्चन किए हों, लेकिन एग्जाम पर्पस में उससे सिर्फ 3 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। लेकिन बाकी सब भी पढ़िए, क्योंकि 2020 में नहीं आया तो 2021 में आएगा, 2021 में नहीं आया तो 2022 में आएगा, या एक कॉन्सेप्ट आधारित हो सकता है कि आपके स्टेट सर्विसेज में भी आ जाए। उसी तरह आज हम लोग 5 क्वेश्चन डील करेंगे। चौथा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन चौथा क्वेश्चन पे जो डिफेंस पे है उस पे और हम लोग यदि आगे जिक्र करेंगे तो वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। लेकिन जो आज हम लोग का लास्ट क्वेश्चन है, 5th क्वेश्चन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कोशिश ये कीजिए स्टूडेंट्स कि ध्यान रखिए कि ऐसा ना है कि 4 अक्टूबर के परीक्षा देने के बाद आपको कहीं ना कहीं गलानी का, गिल्टी का या सॉरी फिगर कट करना पड़ेगा कि काश हम लोग ध्यान दिए होते, काश इस टॉपिक को देखे होते तो आज हमारा ये आंसर हो जाता। तो इस तरह का सिचुएशन हमारे पास नहीं आए, इसीलिए सेलेक्टिवली हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो चलिए, आज का जो पहला क्वेश्चन है उसको हम लोग डील करते हैं। पहला क्वेश्चन ये है कि 14 अगस्त 2020 को झारखंड राज्य का लोगो, प्रतीक चिन्ह में बदलाव किया गया। तो ये बदलाव में हाथी का भी चिन्ह को लाया गया। अब ये हाथी चिन्ह जो है किस चीज का द्योतक है? मतलब देयर वाज अ चेंज इन झारखंड स्टेट लोगो एंड इन द न्यू एम्बलम एंड इन द न्यू लोगो वी फाइंड द प्रेजेंस ऑफ एलिफेंट। व्हाट डज दिस एलिफेंट सिग्निफाई? इसको समझने के लिए पहले झारखंड का लोगो देखिए। यह है आपका झारखंड का लोगो। इसमें कुछ महत्वपूर्ण चीज ये है कि पहला, ये आपका गोल है, ये आपका वृत्ताकार है। कहने का मतलब कि दिस इज सर्कुलर। ये लोगो जो है ये वृत्ताकार है। ये इसलिए कि पहले का जो लोगो है वो आपका चौकोर था, वो आपका स्क्वायर शेप में था। ये सर्कुलर या वृत्ताकार दिख रहा है स्टूडेंट? वृत्ताकार दिख रहा है बोर्ड, ये आपके फेसबुक पे, तो ये वृत्ताकार है। दिखाई दे रहा है सर्कुलर। आपका ये जो लोगो है
वो सर्कुलर है, वो आपका वृत्ताकार है। सो पहला। दूसरा देखेंगे कि ऊपर में ये पोर्शन जो है, इस पोर्शन में झारखंड सरकार लिखा हुआ है हिंदी में, और यही चीज नीचे में ये नीचे का दिख रहा है, नीचे में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। कहने का मतलब ऊपर में हिंदी में झारखंड सरकार और नीचे इंग्लिश में गवर्नमेंट ऑफ झारखंड लिखा हुआ है। बीच में ये आपका अशोक चिन्ह है, बीच में आपका अशोक चिन्ह है। ये जो पोर्शन देख रहे हैं, ये जो पोर्शन देख रहे हैं, यहां पे झारखंड ट्राइबल्स का चित्र है, झारखंड मेन फोल्ड का चित्र है, झारखंड मेन वुमेन फोल्ड का चित्र है, या कहिए कि झारखंड के संस्कार का चित्रण इसमें है। यहां देखिए और ये देखिए, ये इसी तरह ये देख रहे हैं तो ये आपका पलाश का फूल है, ये आपका पलाश का फूल है जो कि लाल रंग में है। ये आपका पलाश का फूल है जो कि लाल रंग में दिया हुआ है, और इस पलाश के फूल में काला काला ये बता दिया गया है। काला जो है पलाश के फूल में काला का डॉट है। ये काला का डॉट जो है झारखंड के खनिज, झारखंड के मिनरल्स का द्योतक है। और ये पोर्शन जो देख रहे हैं आप, ये पोर्शन इस तरह से, ये पोर्शन जो देख रहे हैं, यहाँ पे हाथी का चित्रण है, हाथी, यहाँ पे एलिफेंट है, और ये आपके हरे रंग में है, ये आपके हरे रंग में है। यहां तक समझ में आया स्टूडेंट्स? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक समझ में आया? तो आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इस लोगो को हम लोग जरा इसका महत्व समझते हैं, इस प्रतीक चिन्ह का महत्व समझते हैं। तो 14 अगस्त 2020 को ये प्रतीक चिन्ह को जारी किया गया। दिस लोगो वॉज अनवेल्ड ऑन 14th of August 2020। अब जो है इसमें आपका क्वेश्चन ये है कि हाथी का क्या महत्व है। तो इसमें आप देख रहे हैं कि ये आपका लोगो है। इस लोगो में हरा रंग में, ग्रीन कलर, इन ग्रीन कलर, हरा रंग में हाथी का चित्र है, हाथी का चित्र है। अब एलिफेंट का इंपॉर्टेंस झारखंड में क्या है? तो हाथी या एलिफेंट, आप ये जानते हैं कि एलिफेंट इज झारखंड स्टेट एनिमल। एलिफेंट इज झारखंड स्टेट एनिमल। झारखंड का हाथी राजकीय पशु है। हाथी झारखंड का राजकीय पशु है।
और ये हरा रंग में ग्रीन कलर में क्यों है? सवाल ये उठता है कि नए लोगों में हाथी तो है, तो चलिए हाथी जो है एक राजकीय पशु है झारखंड का। एलिफेंट इज अ स्टेट एनिमल, बट द क्वेश्चन इज व्हाई इट इज पेंटेड इन ग्रीन। ये हाथी रंग जो है हरा में क्यों है? इसका जवाब है स्टूडेंट्स, इसका जवाब है कि हाथी प्रतीक है अलौकिक प्राकृतिक संपदा का। एलिफेंट सिग्निफाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ नेचुरल अबैंडेंस ऑफ झारखंड। तो हाथी जो है एक द्योतक है प्राकृतिक संपदा का। हाथी जो है समृद्धि का द्योतक है ना। हाथी जो है इट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी। हाथी जो है समृद्धि का द्योतक है। एलिफेंट इज अ सिंबल ऑफ प्रॉस्पेरिटी, इसीलिए इसका रंग जो है हरा में है। फर्दर हाथी जो है एक अनुशासन का भी प्रतीक है। हाथी एक ऐसा जीव है जो किसी को छेड़ता नहीं है, लेकिन छेड़ने पे वो संघर्ष करता है। तो एलिफेंट ऑल्सो सिग्निफाइज डिसिप्लिन इन झारखंड। दैट हाथी जो सिंबल है ये भी बताता है कि देश की समृद्धि में झारखंड का भी भागीदारी है। हाथी के रहने से यह बताया जाता है कि अनुशासन सहित हम लोग झारखंड में रहते हैं। हाथी आपके स्ट्रगल का, संघर्ष का भी प्रतीक है, क्योंकि इस अनुशासित जीव को यदि आप छेड़ेंगे तो ये संघर्ष भी करना जानता है। चलिए आगे चलते हैं। आप आगे देखेंगे कि यहां पे इस प्रतीक लोगों में पलाश का भी फूल है। तो पलाश फूल का क्या इंपॉर्टेंस है? पलाश फूल का ये इंपॉर्टेंस है, पहला कि ये आपका राजकीय पुष्प है। पलाश इज अ स्टेट फ्लावर ऑफ झारखंड। पलाश झारखंड का राजकीय पुष्प है। और इसका लाल रंग किस चीज का द्योतक है? What does red color signifies? लाल रंग क्रांति का प्रतीक है। लाल रंग रेवोल्यूशन का प्रतीक है। यही झारखंड सरकार अपने लोगों के द्वारा ये दर्शाना चाहती है। कहने का मतलब कि लाल पलाश लोग झारखंड के संघर्ष का प्रतीक है, स्ट्रगल का प्रतीक है, रेवोल्यूशन का प्रतीक है, क्रांति का प्रतीक है। और यहाँ के लोगों को जो है, जहां जनता को ये पलाश की फूल जो है द्योतक है। आगे चलते हैं। अब आप देखिए, ये है आपका अशोक पिलर, ये है आपका अशोक स्तंभ। ये क्या है? यदि आप इंडिया के बारे में बात करें, भारत के बारे में बात करें, तो अशोक स्तंभ भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है।
It is a national emblem of India. Ashok pillar at Sarnath is the national emblem of India. Number 1. लेकिन झारखंड में लोगो लगाने का, झारखंड में ये लोगो लगाने का एक और महत्व है। कहने का मतलब ये है कि झारखंड जो है, झारखंड में अशोक स्तंभ संप्रभुता का प्रतीक है। अर्थात झारखंड सरकार ये कहना चाहती है कि इस देश के समृद्धि में झारखंड का भी भागीदारी है। यही है अशोक स्तंभ का महत्व झारखंड के लोगों में। हम लोग बात कर चुके थे कि ये जो हाथी का जो हरा रंग है वो हरियाली को बताता है। झारखंड के हरियाली के बारे में, झारखंड के वन आच्छादन के बारे में, झारखंड के फॉरेस्ट कवर के बारे में, झारखंड के खुशहाली के बारे में, झारखंड के हैप्पीनेस के बारे में बताने के लिए हाथी का रंग जो है लोगों पे हरा रंग डाला हुआ है। तो झारखंड का जो नया प्रतीक चिन्ह है उसमें हाथी का हरा रंग का मतलब है खुशहाली, हरियाली, वन प्रदेश। तो ये सब जो है, ये सब इसका महत्व है। आगे चलते हैं कि आप देखिए ये जो चिन्ह है ये आपका पुराना लोगो है। ये आपका पुराना लोगो है जो कि चकोर है, जो कि स्क्वायर है, जो कि चकोर है, जो कि स्क्वायर है। लेकिन ये नया लोगो जो है एक पहिए की तरह है। इट इज लाइक अ व्हील। ये एक पहिए की तरह है। नया लोगो देखिए, ये एक पहिए की तरह है। मीन्स ये वृत्ताकार है। ये आपका वृत्ताकार है। ये वृत्ताकार या पहिए की तरह का अर्थ क्या हुआ? पहिए की तरह अर्थ का मतलब है कि झारखंड सरकार ये बताना चाहती है कि झारखंड प्रदेश, झारखंड राज्य सदैव गतिमान है, सदैव विकास के रास्ते पे अग्रसर है। झारखंड स्टेट इज कंटिन्यूअसली डेवलपिंग। तो एक और चीज अब आप देखेंगे अगला कि झारखंड के लोगों पे, झारखंड के प्रतीक चिन्ह पे यहां के लोगों का भी जो है फोटो दिया हुआ है। इसको हम लोग सोरा चित्रकारी कहते हैं। इसको हम लोग सोरा चित्रकारी कहते हैं। इसको हम लोग सोरा चित्रकारी या इंग्लिश में कहिए तो इसको सोरा पेंटिंग कहते हैं। कहने का मतलब है कि झारखंड के लोगों में प्रतीक चिन्ह पे झारखंड के आदिवासी संस्कृति, ट्राइबल कल्चर का जो है उसमें विवरण है फोटो के साथ। तो इसके द्वारा, सोरो चित्रकारी के द्वारा, सोरो पेंटिंग के द्वारा झारखंड सरकार झारखंड के संस्कृति के बारे में बताना चाहती है। तो यही है स्टूडेंट पहला क्वेश्चन। यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? तो चलिए यहां तक, इज इट क्लियर स्टूडेंट? यहां तक क्लियर है? यहां तक क्लियर है स्टूडेंट? आगे बढ़ूं? यहां तक स्टूडेंट्स क्लियर हैं हम लोग? यहां तक बच्चों क्लियर हैं?
ओके, अब सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका सबमरीन। सेकंड क्वेश्चन जो है वो है आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर पर। सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर पे। सबमरीन का अर्थ होता है पानी के नीचे, मीन्स मरीन यानी समुद्र, सब मतलब समुद्र के नीचे। तो अब हम लोग इस करंट अफेयर्स को हम लोग देखते हैं। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन जो है आपका, क्वेश्चन जो है 10 अगस्त 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लिए सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल का उद्घाटन किया और राष्ट्र को समर्पित किया। इस परियोजना के संबंध में विकल्प में कौन सा तथ्य सही नहीं है? इंग्लिश में सुनिए। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी on 10th August 2020 launched a submarine optical fiber cable connecting Andaman and Nicobar Islands to the mainland. Which of the following is not correct for the above subject? ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर को जोड़ेगी। The submarine optical fiber will connect चेन्नई and पोर्ट ब्लेयर। दूसरा, ये पोर्ट ब्लेयर को 5 द्वीपों से भी जोड़ेगी। This will connect पोर्ट ब्लेयर to 5 islands। ये गलत है, यहां होना चाहिए 7 आइलैंड्स, तो ये ऑप्शन ऐसे ही आपका गलत हो गया। सबमरीन OFC लिंक चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच 2/200 गीगाबाइट प्रति सेकंड की बैंडविड्थ प्रदान करेगी। द बैंडविड्थ विल बी 2 × 200 गीगाबाइट पर सेकंड। ये सही है, पहला ए भी सही है, सी भी सही है, बी गलत है। ये परियोजना भारत संचार निगम लिमिटेड BSNL द्वारा कार्यान्वित की गई है। आपका डी भी सही है। तो बी छोड़ के ए, सी एंड डी, सेकेंड क्वेश्चन का ए, सी एंड डी सही है। सेकेंड क्वेश्चन का ए, सी और डी सही है। सेकेंड क्वेश्चन का ए, सी और डी सही है। आइए स्लाइड्स पे, इस स्लाइड्स पे देखिए। तो ये है भारत का मुख्य भूमि, ये है भारत का मुख्य भूमि, ये है भारत का मुख्य भूमि, ये है इंडिया का मेन लैंड, ये है इंडिया का मेन लैंड। दिखाई दे रहा है बच्चों, दोनों ग्रुप के बच्चों को? हाँ, एक बार बारीकी से यहां पे इस पोजीशन को देखिए। ये है आपका चेन्नई, ये है आपका चेन्नई जो कि तमिलनाडु की राजधानी है। सो हियर यू हैव चेन्नई, ठीक है। अब देखिए, अब ये जो है, ये पोर्शन जो है आपका क्या है? बे ऑफ बंगाल। ये है आपका बे ऑफ बंगाल, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी। और यहां पे, यहां से देखिए, ये यहां से ऐसे ऐसे ये पोर्शन, ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये है आपका अंडमान एंड निकोबार द्वीप, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। ये है आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। दिखाई दे रहा है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स? सो ये है चेन्नई और ये है अंडमान निकोबार द्वीप। अब जो है क्वेश्चन है कि यहां से चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर यानी अंडमान निकोबार का जो कैपिटल है उसको एक सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जोड़ेगी।
सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जोड़ेगी। अब ये देखिए, सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर जोड़ने से क्या होगा कि अंडमान और निकोबार द्वीप पे, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स पे आपके जैसा उनको हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। तो ऑप्टिकल फाइबर के द्वारा कनेक्ट करने से, जोड़ने से चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर में क्या फायदा है कि उस द्वीप पे भी, उस द्वीप समूह पे भी आपके जैसा हाई स्पीड इंटरनेट मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो जो है चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में, चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में 2 × 200 गीगाबाइट पर सेकेंड उपलब्ध होगा। चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर आपका सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल लगेगा, तार लगेगा, जिसके कारण आपके अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पे 2 × 200 गीगाबाइट पर सेकेंड स्पीड रहेगा। अब ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल यानी तार, ये कैसा होगा, ये कैसा होगा? तो इस तरह से स्लाइड्स को देखिए, यहां पे आपको केबल का जो है दृश्य दिख जाएगा। तो ये केबल जो है पानी के अंदर चेन्नई से लेके पोर्ट ब्लेयर तक उसको जोड़ा जाएगा। तो पानी के अंदर इस तरह का केबल जो है बिछाया जाएगा। इस केबल के अंदर में क्या है, इस तरह का देखिए, इस तरह का जो है आपको दृश्य दिखेगा इस केबल के अंदर। ये क्या है, ये क्या है? इसको हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, इसको हम लोग ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, और इसको हिंदी में प्रकाशीय तंतु कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फाइबर ऑप्टिक्स कहते हैं, हिंदी में ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं, और हिंदी में इसको प्रकाशीय तंतु कहते हैं, इंग्लिश में फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर कहते हैं। ये किस चीज का बना होता है? तो ये आपके कांच का या प्लास्टिक का बना होता है। ये किस चीज का बना होता है? ये कांच या प्लास्टिक से निर्मित एक तंतु होता है। कहने का मतलब है कि ये इस तरह से एक तार है, ये इस तरह से तार है ना, और लंबाई के दिशा में प्रकाश का संचरण होता है। द लाइट ट्रेवल्स अलोंग द लेंथ ऑफ दिस केबल। ठीक है, और इस संचरण से डाटा का ट्रांसमिशन होता है। डाटा को एक दूसरे से, एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता है, और इससे आपको इंटरनेट सेवा मिलता है। ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया स्टूडेंट्स? ये पॉइंट समझ में आया? प्लीज डू लेट मी नो। ये पॉइंट समझ में आया तो प्लीज डू लेट मी नो। ये पॉइंट समझ में आया बच्चों? चलिए, अब देखिए, इसी में दूसरा महत्वपूर्ण, क्या ये सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के लिए है? नहीं, ये सिर्फ पोर्ट ब्लेयर के लिए नहीं है। ये इंटरनेट सेवा किसके लिए है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में आपके कितने हैं? 7 आइलैंड्स हैं। अंडमान और निकोबार द्वीप में आपके 7 द्वीप हैं। याद रखिएगा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में 7 द्वीप हैं। There is a group of 7 islands, और ये इंटरनेट सेवा सारे द्वीपों के लिए है। अब सवाल उठता है कि आप हमसे ये क्वेश्चन पूछेंगे कि कृपया करके उन द्वीपों का नाम बताइए। आप ऐसा पूछेंगे, अब आमने सामने हम हैं नहीं, तो आपकी आवाज नहीं आ रही है, लेकिन टेलीपैथी से इसका हम लोग जवाब देते हैं। तो पहला द्वीप कौन है? याद रखिएगा, पहला द्वीप है स्वराज द्वीप। पहला द्वीप है स्वराज द्वीप।
जिसको कि आप हैवलॉक आइलैंड्स के भी नाम से जानते हैं। स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड्स, स्वराज आइलैंड या हैवलॉक आइलैंड्स, ये है आपका पहला द्वीप। ठीक है, पहला द्वीप है आपका स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड्स। अब ये देखिए कहां पे है, यदि ये मैप दिखाई दे रहा होगा, ये आपका अंडमान और निकोबार द्वीप है। ठीक है, ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। तो ये जो देख रहे हैं इस तरह से छुट-पुट जो देख रहे हैं थोड़ा सा, यही है आपका हैवलॉक आइलैंड, ये है आपका स्वराज द्वीप, ये है आपका स्वराज द्वीप या हैवलॉक आइलैंड्स। ओके ओके, अर्चना नोज, वेरी गुड। दूसरा है आपका अंडमान आइलैंड्स, जो आप ऊपर के भाग में देखते हैं, दूसरा जो ग्रुप ऑफ आइलैंड है उसको हम लोग अंडमान आइलैंड कहते हैं, अंडमान द्वीप। ठीक है, तीसरा जो है वो है आपका कार निकोबार, वो है आपका कार निकोबार, कार निकोबार। ठीक है, जो आपका चौथा है वो है आपके उस पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में, पोर्ट ब्लेयर के दक्षिण में कार निकोबार है, और कार निकोबार के साउथ में, कार निकोबार के दक्षिण में आपका कैमोर्टा आइलैंड है, जिसको कि आप हिंदी में ऐसे लिख सकते हैं, कामोर्टा आइलैंड। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद आपका आता है जो है ग्रेट निकोबार, ऐसे आप लिख सकते हैं, ग्रेट निकोबार। फिर आपका आता है लॉन्ग आइसलैंड, दिखाई दे रहा है स्टूडेंट, दिखाई दे रहा है, लॉन्ग आइसलैंड, ग्रेट निकोबार, लॉन्ग आइसलैंड, और अंत में आपका है रंगट आइलैंड। तो कहने का मतलब है ये ऑप्टिकल फाइबर पोर्ट ब्लेयर को ही नहीं बल्कि ये 7 द्वीपों के समूह को भी जोड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं कि चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच जो स्पीड रहेगा 2 × 200 गीगाबाइट पर सेकेंड रहेगा, 2 × 200 गीगाबाइट पर सेकेंड रहेगा। चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में जो इंटरनेट स्पीड रहेगा वो आपका 2 × 200 गीगाबाइट पर सेकेंड रहेगा। लेकिन पोर्ट ब्लेयर और अन्य द्वीपों के बीच, जो स्पीड रहेगा वो 2 × 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड, 2 × 100 गीगाबाइट प्रति सेकेंड रहेगा। कहने का मतलब जो बैंडविड्थ चेन्नई और पोर्ट ब्लेयर के बीच में रहेगा वो है आपका 2 × 200, लेकिन पोर्ट ब्लेयर और दूसरे द्वीपों के बीच में रहेगा
वो है आपका 2 into 100 गीगाबाइट पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स। अब अगला इंपॉर्टेंट ये है कि इसके लिए पैसा कहां से आ रहा है, कहां से वित्त पोषण हो रहा है। तो कहां से पैसा आ रहा है, तो ये कनेक्टिविटी, ये सबमरीन ऑप्टिकल फाइबर का वित्त पोषण, वेयर इज इट बीइंग फाइनेंस्ड फ्रॉम। तो इसको जानने के लिए आपको एक शब्द जानना पड़ेगा, यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड। यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से ही आपका पैसा आएगा। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, तो यूनिवर्सल का हिंदी क्या हुआ बच्चों, यूनिवर्सल का हिंदी क्या हुआ बच्चों, यूनिवर्सल का हिंदी हुआ सार्वभौमिक। सर्विस का हिंदी क्या हुआ, सेवा। ऑब्लिगेशन का हिंदी क्या हुआ, दायित्व। और फंड का हिंदी क्या हुआ, कोष। तो इसका वित्त पोषण कहां से होगा, एनी प्रॉब्लम प्लीज। इसका वित्त पोषण यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड से होगा या सार्वभौमिक सेवा दायित्व कोष से होगा। अब आपका क्वेश्चन ये रहेगा कि ये है कहां, किसके पास रहता है ये। तो इसको जानने के लिए आपको जो यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड है, ये रहेगा डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, हिंदी में इसको क्या बोलेंगे, संचार विभाग। हिंदी में इसको बोलेंगे संचार विभाग। किस मिनिस्ट्री में आता है, तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस के तहत। संचार विभाग किस मंत्रालय में आता है, तो ये आता है आपका संचार मंत्रालय, संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग। संचार मंत्रालय के दूर संचार विभाग में आपका सार्वभौमिक दायित्व सेवा दायित्व कोष है। ठीक है। अब सवाल ये उठता है कि इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित कौन करेगा, इस प्रोजेक्ट को कार्यान्वित इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा। तो दिस प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड बाय BSNL, भारत संचार निगम लिमिटेड, भारत संचार निगम लिमिटेड। और इसके एक तकनीकी एडवाइजर भी हैं, टेक्निकल एडवाइजर भी हैं। इस टेक्निकल एडवाइजर का नाम क्या है, टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। तो इसके टेक्निकल एडवाइजर कौन है, तो टेलीकम्युनिकेशंस कंसल्टेंट्स इंडिया लिमिटेड। अब जो है ये जो ऑप्टिकल फाइबर है कितना लंबा है, चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर, तो इसकी लंबाई है 2300 किलोमीटर। ऑप्टिकल फाइबर की लंबाई जो है 2300 किलोमीटर। और इसमें कितना पैसा खर्च होगा, तो इसमें पैसा खर्च होगा 1224 करोड़ रुपए, मीन्स 1224 crore rupees will be spent on this project. That's it. अब हमको नहीं लगता है कि इससे ज्यादा इस टॉपिक पे क्वेश्चन आएगा। यस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस, डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन,
टेलीकम्युनिकेशन का हिंदी हो गया दूरसंचार यानी दूरसंचार विभाग, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशंस यानी संचार मंत्रालय। भास्कर सार्वभौमिक, यूनिवर्सल का हिंदी सार्वभौमिक, यूनिवर्सल जो है ऑब्लिगेशन है ना, यूनिवर्सल सेवा, सार्वभौमिक सेवा, और ऑब्लिगेशन का हिंदी दायित्व। तो सार्वभौमिक सेवा दायित्व फंड का हिंदी कोष। तो ये इस तरह से इसको कार्यान्वित जो है इस तरह से करा जाएगा। तो इससे ज्यादा क्वेश्चन, इससे ज्यादा यदि क्वेश्चन पूछा जाता है इस तरह के क्वेश्चन पे, तो इससे ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। चलिए आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन देख लेते हैं, इस क्वेश्चन को देख लेते हैं ब्रेक से जाने से पहले। 9 अगस्त 2020 को रक्षा मंत्रालय ने रक्षा उत्पादन के स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए दी गई समय सीमा के बाद कितने वस्तुओं पर आयात प्रतिबंध लगाने का निर्णय लिया है। On 9th August 2020, the Ministry of Defence had decided to impose import restrictions on how many items after the deadline given to promote indigenization of defense production। तो इसका ये जो है याद रखिएगा, ये जो परियोजना है उस परियोजना का नाम है आत्मनिर्भर अभियान। आत्मनिर्भर अभियान, ठीक है। तो आत्मनिर्भर अभियान के तहत एक समय सीमा के बाद 101 वस्तुओं पे on 101 products import restrictions will be levied। कहने का मतलब कि इन 101 वस्तुओं को आप आयात नहीं कर सकते हैं। You cannot import this particular 101 items after say 6 months or 9 months period, क्योंकि भारत सरकार की कोशिश ये है कि इसको भारत के अंदर ही बनाया जाए आत्मनिर्भर अभियान के तहत। तो चलिए स्टूडेंट्स, वी हैव 2 क्वेश्चंस लेफ्ट, उसको हम लोग ब्रेक के बाद देखते हैं। सो विल ब्रेक फॉर 5 minutes। लेट्स ब्रेक फॉर 5 minutes।